यहीं से शुरू करना था ना। बैठ गए सब लोग? हेलो, स्ट्रीमिंग पर नहीं है क्या? इसके कई सारे नाम हैं, जरा से उसको देखते हैं। एक तो इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं, कांस्य सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता, या इसे सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। ये सारे नाम तो पहले भी एग्जाम में पूछ चुके हैं, अब जो नए आ रहे हैं वो इस नाम से आ रहे हैं। सरस्वती सभ्यता किसे कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता का ही नाम सरस्वती सभ्यता रखा गया। और प्रथम नगरीय सभ्यता कहने का अर्थ यह है कि जो डेवलपमेंट आज आपको नजर आ रही है सोसाइटी में, सिटी के रूप में जो पटना में देख रहे हैं, इस पटना से कहीं डेवलप था ये सभ्यता। अभी जो पटना को डेवलप होते हुए आप देख रहे हैं, फ्लाईओवर को छोड़ दीजिए, बाकी सारी डेवलपमेंट इसी के बराबर है। कुछ कुछ बातें बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। सिंधु घाटी सभ्यताओं में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जिसको आज आप लोग क्या कहते हैं? गोलंबर। हर जगह गोलंबर बने हैं जहां चार रास्ते एक जगह आके मिल रहे हैं। तो जब रास्ते एक दूसरे को समकोण पर काटे, वो नगरीय व्यवस्था यही है, सिंधु घाटी सभ्यता। स्ट्रीट लैंप की व्यवस्था थी उस जमाने में। स्ट्रीट लाइट जिसको आज कहते हैं ना, गली गली में जो जलता है, किसी जमाने में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था थी। पक्के ईंट के घर बने हुए थे। अभी की बात नहीं हो रही, 4700 साल पहले की बात हो रही है। लगभग 5000 साल आज से जोड़ सकते हैं आप। 5000 साल पहले सड़कों पे स्ट्रीट लाइट हुआ करती थी। लोगों को रहने के लिए सराय बनाए जाते थे। जो लोग बिजनेस के लिए एक जगह से दूसरे जगह व्यापार के लिए आते जाते थे, उनके लिए सराय बने हुए थे। स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था बहुत ही कॉमन है। पक्के घर बने हुए थे और वो भी 2-2 मंजिला। आज हम 4 मंजिल 5 मंजिल बना लिए तो कौन सा तरक्की कर दिए। सच्चाई यही है कि उस समय की सभ्यता और इतिहास को पढ़ के लगता है कि अभी भी पिछड़ेपन में ही जी रहे हैं। उस समय की सभ्यता में पक्की नालियों की व्यवस्था थी, पक्की नाली, और वो ढके हुए थे। पटना में तो वो भी व्यवस्था नहीं है। मेन रोड या कहीं भी पक्के नाली ढके हुए की व्यवस्था हमारे यहां शहरों में नहीं है, उस जमाने में थी। सभी घरों से पतले नालियां निकालकर मेन नाली से जोड़ दी जाती थी। नालियां ढलान के साथ बनाई जाती थी कि पानी पास कर जाए। यहां तो नाली बराबर बनाते हैं ताकि कचरा जमा रहे। रोड के लेवल से ऊपर नाली, ताकि उसका भी पानी कहां आ जाए। ऐसा नहीं है कि हम बिहार सरकार की बेइज्जती कर रहे हैं। कहने का यही अर्थ है कि जब हम ये देखना चाहते हैं कि भारत ने तरक्की में किया क्या है, तो पता चलता है कि अभी वहां भी नहीं पहुंचे हैं जहां 5000 साल पहले थे। अगर वो सभ्यता जिंदा रह जाती, हमेशा के लिए कायम रह जाती, तो हिंदुस्तान की रूपरेखा बिल्कुल अलग होती। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम अपनी गलतियों से सीखते भी तो नहीं है। जो चल रहा है सो चल रहा है। तो प्रथम नगरीय व्यवस्था में बहुत सी बातें आई। इसमें कुछ नाम आपको बताया जाए, ध्यान से सुनिएगा कि इसमें कौन कौन सी चीजें थी। मेहरगढ़ का नाम सुना होगा, हड़प्पा, इंडस का नाम सुना, सरस्वती नदी का, मोहनजोदारो का, ये सब कुछ इसमें नाम दिए गए हैं। लोथल आप नोट्स में देख रहे होंगे। इसके जस्ट नीचे अरेबियन सागर, ये लोथल गुजरात में पड़ता है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह और सबसे बड़ा बंदरगाह लोथल ही था। और वहां से इंटरनेशनल व्यापार होते थे, नेशनल नहीं, इंटरनेशनल। तो ये कुछ मोहनजोदारो और लोथल से संबंधित बीच के रास्ते हैं जो आप देखेंगे। एक एक करके कहां तक फैला हुआ था उन सेक्शन के बारे में नाम के साथ अब पढ़ेंगे। पहले ही सवाल आता है कि पहली बार 1826 में चार्ल्स मैसन ने इसको खोजा था। इस सभ्यता की खोज किसने की? और उसमें एक एक जो स्टेट अलग अलग खोजे गए, जैसे सिंधु खोजा गया, मोहनजोदारो खोजे गए, चान्होदरो खोजा गया, बनावली खोजी गई। उन सब के खोजकर्ता भी अलग अलग थे। अलग अलग समय में अलग अलग लोगों ने उसकी खोज की, वही देखेंगे। 1856 में पहली बार कनिंघम ने इसका सर्वेक्षण किया। एक बड़े इतिहासकार थे कनिंघम। उन्होंने जाकर सर्वेक्षण किया कि जो चीजें मिली वो वाकई इतिहास से संबंधित है कि ऐसे ही किसी ने दे रखा है।
इतिहास से संबंध को जानने के लिए कनिंघम पहली बार वहां पहुंचे। कनिंघम बिल्कुल कह सकते हैं, फादर ऑफ आर्कियोलॉजी भी कहते हैं कनिंघम को, क्योंकि यही सर्वेक्षण की शुरुआत किए थे पहली बार। 1856 में बर्टन बंधुओं ने हड़प्पा सभ्यता की सूचना सरकार को दी। जैसे होता नहीं, घूमते फिरते कहीं जाना, अचानक देखा कि मिट्टी धंस गई नीचे, घुस के देखा उसमें, उतर के तो देखा कि पूरा घर की तरह बना हुआ है। तो वो थे बर्टन बंधु। दो लोगों को उस प्लेस की जानकारी मिली और उन्हें सबसे पहले सूचना सरकार को दी। और जब तक सरकार को सूचना मिली तब तक आधा से ज्यादा लोग ईंट उखाड़ के लेके भाग गए। ये एक अलग समस्या है भारत की, जहां कुछ मिला कि पहले उसको नोच खसोट लो, उसकी आकृति ही बदल गई। ऊपर जो इमेज में आपको नजर आ रही थी, आधा से ज्यादा तो ईंट उखाड़ के लेके लोग भाग गए कि कुछ मिला है। उस समय की इतनी मजबूत और बड़ी बड़ी ईंटें, इतनी शानदार कि कितने लोगों के घर के काम चले होंगे। उसका समय काल 2500 बीसी से 1750 बीसी, यह सामान्यतः लगभग सभी किताबों में है, लेकिन एनसीईआरटी क्या मानती है 2350 बीसी से 1750 बीसी। ये बार बार एनसीईआरटी को कथन करके लिखा जाएगा। जनरली सब लोग यही जानते हैं कि 2500 से 1700 है एनसीईआरटी। ये किताबों की बात है, हमारा मन हम 2500 नहीं, हम 2600 कह दें। अलग अलग लोग अलग अलग बातें। क्या सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का कोई एक कारण आदमी बताता है? जितने इतिहासकार उतने कारण। कोई कहता है कि बाढ़ आने से खत्म हो गया, कोई कहता है आग लगने से, कोई सूखा कारण देता है। तो जितने लोग उतनी बातें। इसीलिए इतिहासकारों में अगर कोई मतभेद आ जाए तो उसको एनसीईआरटी से देखा जाता है, यहां जो लाइन लिखा है वो सही है, बस इतना ही फर्क है। सबसे प्राचीन नगर, ये क्वेश्चन बार बार आने वाले में से है, इसका नाम है भिर्राना, हरियाणा में पड़ता है। सबसे प्राचीन स्थल की खोज यही थी, बहुत छोटा और सबसे पुराना। भिर्राना की खोज कब हुई? 2014 में। 7500 बीसी पुराना है, मतलब 7500 साल पुराना, 7500 साल लगभग। हम तो अभी तक 4700 के काल के इतिहास की बात कर रहे हैं, ये उससे भी ज्यादा पुराना है, लेकिन इसकी खोज बहुत लेट हुई। कब? इतना करंट अफेयर जैसा हिस्ट्री नहीं आता है एग्जाम में, ठीक है? जो भी पूछा जाएगा पुराने में से ही पूछा जाएगा। इसका क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, लगभग 13 लाख आप मान सकते हैं, लेकिन 12,99,600 याद रखिएगा, ध्यान रहेगा। इसका आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। समाज कैसा था उस समय? ये तो मैंने 2-3 बार पिछले क्लास में भी चर्चा किया कि वहां मातृत्व ही सबसे प्रधान था, माता के नाम से सब कुछ जाना जाता था। लिपि क्या थी? इसके बारे में भी पिछले क्लास में बताया था। भाव चित्रात्मक माने क्या होता है कि शिकार करने के लिए लोग चित्र बना के, एकदम होता है ना, घेर के भाला से मारते हुए दिखाएंगे किसी जानवर को, यानी वो भाव चित्रात्मक विधि यानी पिक्टोग्राफी कहलाती है। इसके माध्यम से लोग कम्युनिकेशन करते थे, भाव के माध्यम से। शब्द उस समय नहीं थे, लोग भाषा का प्रयोग नहीं करते थे। पूजा किसकी करते थे? पशुपतिनाथ, दाढ़ी वाले बाबा पशुपति कहलाए ना, उनका मूर्ति मिला था, सिर्फ सर वाला हिस्सा। अरे नटराज दूसरी चीज है। मातृदेवी में, जिसे उर्वरता की देवी कहा जाता था, यानी सीता की पूजा होती थी। सीता माने जमीन होता है, जमीन जो उर्वर हो। उस जमाने से नाम सीता नहीं लिखा हुआ है, लेकिन सीता का मतलब ही होता है उर्वर जमीन को सीता कहा जाता था। तो वही मातृदेवी कहलाई, मिट्टी की देवी। पूजा भी उस समय उसके लिए ही होता था। पवित्र पशु कौन थे उस समय? कुबर वाला बैल। और व्यवसाय आयात और निर्यात दोनों थे, मतलब यहां से कुछ सामान भेजे भी जाते थे और कुछ बाहर से मंगाए भी जाते थे, दोनों तरह व्यापार में चलते थे। सिंधु घाटी सभ्यता को 2 टीलों में विभाजित कर दिया गया था। टीला समझते हैं? छोटे छोटे समूह, 2 टीलों में विभाजित किया गया। लेकिन धौलावीरा जो एक स्थान मिला वो 3 टीलों में विभाजित था, बाकी सब 2 टीलों में। ये 3 टीलों में विभाजित था, इसका भी एक अलग कारण दिया जाता है। ये है एग्जाम में आने वाले सेट। हड़प्पा की खोज 1921, किस नदी के किनारे? खोज किसने किया? कहां पे है? पाकिस्तान। वर्तमान में कहां है? ये प्रश्न भी बनते हैं। सब एक ही लाइन में सेट किया हुआ है कि मिस ना हो। हड़प्पा दयाराम साहनी ने खोज की 1921 में, रावी नदी के किनारे, वो जो पाकिस्तान में पड़ता है।
इसको 2 बार या 3 बार पूरे इमेज को देखिएगा, लगभग सब सेट हो जाएगा कहां कहां से है। तो हड़प्पा पूरी तरह, अरे वो छोड़ दीजिए, हड़प्पा की इतनी बुरी हालत थी कि उस पर लोगों को दया आ गई, क्योंकि वो सभ्यता खत्म हो गई। हड़प्पा सभ्यता एक समय के बाद क्या हो गई, तो आज दया आती है, और क्या कर सकते हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते। बात समझ में आई? हड़प्पा पर दया कीजिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मोहनजोदारो खोज 1922 कहां पड़ता है? अब सिंधु। राखलदास बनर्जी ने खोज की, पाकिस्तान के थे। मोहनदास करमचंद गांधी का नाम सुना है? तो गांधी नहीं, बनर्जी थे वहां। गांधी जी उस समय नहीं थे, तो बनर्जी जी थे। इन दोनों ने मिलके अपना सेटिंग किया। मोहनजोदारो बनर्जी जी, यानी राखलदास बनर्जी, पाकिस्तान से साथ इसका नाम सेट रखिएगा। ज्यादातर जो हिस्सा मिला वो तो बट के पाकिस्तान में ही चला गया है। चान्हुद्रो 1934 में खोज की गई, ये भी सिंधु नदी के किनारे। मजूमदार ने खोज किया, ये भी पाकिस्तान में है। मजूमदार का नाम पहले सुने हैं, इतिहासकार है ये भी, के एम मजूमदार नाम है। एएस लिखा जाता है कि सिर्फ ए मजूमदार के तौर पे इसका नाम लिया जाता है। तो चान्हुद्रो ये मात्र एक ऐसा स्थान है जहां से उस जमाने में ब्यूटी प्रसाधन की सामग्री भी मिली है। 4700 साल पहले लिपस्टिक का प्रमाण यहीं से मिला है। मतलब आज लगाए तो क्या लगाए, मतलब तो 4700 साल पहले से लोग लगाते आ रहे हैं, कोई नई बात नहीं है, इसलिए अब टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद स्थान आता है धौलावीरा, किस नदी के किनारे? लूनी नदी। कहां बहती है? गुजरात में ही। इसकी खोज बिष्ट ने किया था, आरएस बिष्ट। 1967-68 में इसकी खोज हुई, काफी लेट। कैसे ध्यान में रखेंगे? धौलावीरा, धौलावीरा तो नाम से ही पता है कि गुजरात में पड़ता है, ये क्लियर है, लेकिन धौलावीरा की खोज किसने की और किस नदी के किनारे है, इसकी थोड़ी थोड़ी सेटिंग बनानी पड़ेगी आपको अपने दिमाग के हिसाब से कि क्या करेंगे। लूनी जैसा नाम कभी सुने हैं? कच्छ के रण में पड़ता है, सही है, गुजरात में ही। गुजरात में ही एक और स्थान पड़ता है, उसका नाम है लोथल। किस नदी के किनारे? तो आदमी लोथ हो तो भोगता ही है ना, और क्या करता है? अगर कोई आदमी लोथ हो तो कहते हैं ना अपने कर्म का भोग रहा है जनरली। तो लोथवा लोथल नदी भोगवा नदी के किनारे है, और ये कहां पड़ता है? लोथल भी गुजरात में। राव साहब ने इसकी खोज की थी, राव। इसके बाद आते हैं बनावली की तरफ। बनावली कहां पड़ता है? हरियाणा। और सरस्वती नदी के किनारे है। सरस्वती का दूसरा नाम भी लिया है, ध्वसदती। 1974 में इसकी खोज हुई। इसकी खोज भी बिष्ट ने ही किया था, आरएस बिष्ट। बनावली हरियाणा में पड़ता है। बनावली का मतलब क्या होता है? नाम बनावली क्यों पड़ा? वहां के किसी लोकल शब्द की वजह से हरियाणा में प्रयोग होता था बनावली। उसका अर्थ क्या होता है क्लियर नहीं है, लेकिन वहां प्रयोग होने वाले एक लोकल शब्द से ही ये कनेक्ट होता है। इसके बाद आप देख रहे हैं कालीबंगन, ये घग्गर नदी के किनारे है, राजस्थान में। अमलानंद घोष ने इसकी खोज की। यह थापर का भी नाम आता है 1960 में। राजस्थान में यह स्थान मिला 1953 में, लेकिन इसकी चर्चा आई 1960 से, जब किसी इतिहासकार ने उसके बारे में व्याख्या करना शुरू किया। बीके थापर का नाम सुना? अरे इसी की बेटी का नाम है रोमिला थापर, जो आज के डेट में बहुत बड़ी इतिहासकार है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसी के फादर है वो, बीके थापर, वो भी इतिहासकार थे। अमलानंद घोष 1953 में इसकी खोज की, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए, उसके बारे में पूरी जांच नहीं कर पाए। तो थापर ने उस पर पूरी एक रिसर्च, एक किताब लिखकर लोगों को संबोधित करके बताया था। कालीबंगन का अर्थ ही होता है काले रंग की चूड़ी। राजस्थान में देखते हैं ना चूड़ी वगैरह का कॉन्सेप्ट। करण अर्जुन पिक्चर देखे हैं?
हाँ, तो याद रहेगा। राजस्थान में चूड़ी को लेकर कॉन्सेप्ट बहुत अलग है, बहुत अलग अलग रंगों के, अलग अलग साइज के, लोगों के आवश्यकता के अनुसार मॉडिफाई करके चूड़ियां बनाई जाती है। तो कालीबंगन जो स्थान का नाम है, इसका अर्थ ही होता है काले रंग की चूड़ियां। इसके बाद आ जाते हैं रोपड़। ये सतलज नदी के किनारे पंजाब में है। 1953 में खोज हुई, शर्मा जी ने खोज किया था। यहां हुआ क्या था, समझने की बात है। सबसे पहले इंसानों के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला था, जबरदस्ती। जो पालतू कुत्ता है किसी इंसान का, इंसान मर गया तो कुत्ता भी दफना दो। इंसानों के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य सबसे पहले रोपड़ में मिला। यह बात सही है कि गलत है? नहीं, ये नहीं कि दफन करना सही है कि गलत है। तो इसलिए शर्मा जी रो पड़े थे सुन के। बात याद रहेगी। शर्मा जी रो पड़े सुन के कि इंसान के साथ वहां क्या दफना कर देते थे, कुत्ता भी दफना देते थे। बहुत दुख की बात थी ये। इसके बाद आते हैं राखीगढ़ी पे। राखीगढ़ी घग्गर नदी के किनारे है, हरियाणा में। 1963 में इसकी खोज हुई, लेकिन किसने किया? मैंने। कौन है वो महानुभाव? इसमें इतिहासकार जेपी शर्मा का नाम आता है, लेकिन कहीं नाम लिखा हुआ देता नहीं है, और ना इसे एग्जाम नाम के साथ आता है। चूंकि उनके सहयोगी भी थे, कोई कहता है मैंने किया, कोई कहता है मैंने किया। 2-3 लोगों ने सहयोगी बन के काम किया था, लेकिन जेपी शर्मा का नाम उसमें प्रमुख आता है। राखीगढ़ी हरियाणा में ही पड़ता है। सुरकोटदा 1964 में। कौन सी नदी? ऐसी नदी का नाम सुना कभी? देखिए, दो नाम एक ही जैसे मिलते हैं, इसीलिए कंफ्यूजन बढ़ता है। राखीगढ़ी में जेपी शर्मा जी हैं और सुरकोटदा में जेपी जोशी जी हैं। सुरकोटदा शादी कौर नदी, और पता ही है कि शादी के नाम पे आदमी थोड़ा ज्यादा जोश में रहता है। बात सही है कि नहीं रहता? उस दिन ज्यादा खुश रहता है, ज्यादा एक्टिव, एनर्जेटिक लगता है। क्यों? क्योंकि शादी हो रही है। शादी कौर नदी के किनारे गुजरात में ही सुरकोटदा की खोज हुई। और सुरकोट, इन सब जगहों से क्या क्या प्राप्त हुआ था, ये अब आगे थोड़ा देखने को मिलेगा। कुछ ऐसे भी स्थान हैं जो हमारे यहां अब नाम में काउंट नहीं होते, लेकिन कहीं ना कहीं मौजूद है। जैसे पाकिस्तान के अमरी में कोटदी जी का नाम सुना होगा। कोटदी जी गनेड़ी वाला के नाम से है। यह अब तक का सबसे बड़ा स्थल है। कोटदी जी वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है, सबसे बड़ा स्थल है हड़प्पा सभ्यता का, और अमरी नामक स्थान पे है। और उस क्षेत्र विशेष का नाम, जिसमें वो सारी सामान वगैरह मिले, उसको कोटदी जी के नाम से जानते हैं। अभी सुरकोटदा भी है, आगे वो भी मिलेगा। हरियाणा में एक प्लेस है बालू, भगवानपुरा में पड़ता है। मीनाथतल में है कुणाल, खोजकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। राजस्थान में बालाथली है। ये आपको ध्यान नहीं रखना है। राजस्थान बालाथली कर्णपुरा नहीं याद करना है। गुजरात के देसलपुर, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। उत्तर प्रदेश के सनौली हुलास मिला है स्थान, लेकिन वो इतिहास में बहुत चर्चा में नहीं है। तो जो आपकी जरूरत का नहीं है उसको हम मना कर देंगे कि याद कीजिए, कोई जरूरत नहीं होगी। ये वैसे भी नाम आप किताबों में देख भी नहीं रहोगे कि ऐसा कोई नाम पूछा भी है। इसकी चर्चा इसलिए नहीं आती क्योंकि एग्जाम का हिस्सा नहीं है। हड़प्पा सभ्यता, यानी सबसे पहले इसी की चर्चा कर ले। हड़प्पा 5 किलोमीटर की परिधि में फैला हुआ था। परिधि माने 2πr, पूरा एक सेक्शन, पूरा एरिया 5 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ था। ग्रिड पद्धति से घर बनाए गए थे, यानी जितने भी घर थे, घरों के एकदम होता है ना प्लांट करके बसाना, एक एक घर। हिंदुस्तान का सबसे पहला प्लांट सिटी का नाम जानते हैं कौन सा है? चंडीगढ़। एक एक घर, एक एक एरिया कितने दूर में बनेगा, कैसे बनेगा, कितनी ऊंचाई रहेगी, सब कुछ फिक्स है। उस समय भी था। यह ग्रिड पद्धति होने का मतलब कि जो डिजाइन बना के दे दिया जाए उससे अपने आप नहीं बढ़ सकते आगे, आगे की मंजिलें नहीं बना सकते आप। उस समय भी एक विभाग हुआ करता था जो आपके घरों की डिजाइन बना के देता था कैसे बनाना है। तो आज प्लांट सिटी बस रहे हैं तो कौन सी नई बात हो गई। ग्रिड पद्धति पर हड़प्पा सभ्यता में सारे घर बनाए गए। शव दफनाने के साक्ष्य मिले थे। उस समय लोग शव को जलाते नहीं थे, क्या करते थे? दफना देते थे। कपास की खेती के भी साक्ष्य मिले हैं। कहां से? हड़प्पा से। सुरक्षा दुर्ग, यानी कि
जो राजा महाराजा के घर होते थे उनके ऊपर सबसे ऊंचे स्थान पर एक दुर्ग की तरह बना के, जैसे आज के डेट में जेल के ऊपर होता ना एक आदमी बंदूक लेके तैयार हर वक्त, प्रहरी, सेम वही समझिए कि सुरक्षा दुर्ग बनाए जाते थे और ऊपर कोई ना कोई आदमी हथियार लेके हर वक्त 24 घंटे तैनाती में रहते थे, समय बदल बदल के, तो वो दुर्ग कहलाता था। मुद्रा बनाने में सेलखड़ी का प्रयोग करते थे। सेलखड़ी एक पदार्थ है जिसका प्रयोग करके वो मुद्रा को ठोस रूप में ढालने का काम करते थे। इसके बाद देखते हैं मोहनजोदारो। इसका अर्थ बार बार एग्जाम में पूछता है। मोहनजोदारो मतलब 100 से ज्यादा बार पूछा गया होगा। ये छोटी सी बात है लेकिन रेगुलर आने वाले प्रश्न है। सिंधु घाटी का बगीचा भी इसी का नाम है और सर्वाधिक जनसंख्या और दूसरा सबसे बड़ा स्थल भी यही है। कोटदी जी सबसे बड़ा था उस समय का, लेकिन उसके बाद ये दूसरे सबसे बड़े स्थल में इसका नाम लिया जाता है मेनली। यहां से क्या क्या मिले? विशाल अन्नागार, मतलब अन्न को रखने के लिए प्लेस बनाए गए, बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई गई और उसमें बहुत से अनाज रख भी सकते थे। विशाल स्नानागार भी बनाए गए, मतलब बाथरूम, नहाने वाला, इतना विशाल कि पूरा का पूरा सोसाइटी एक साथ नहा ले। हड़प्पा की जुड़वा राजधानी, मोहनजोदारो को ही माना जाता था कि हड़प्पा और मोहनजोदारो दोनों की राजधानी कहां थी? जैसे आज पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी बस वैसे ही थी, जुड़वा राजधानी कही जाती थी। स्वास्तिक चिन्ह उस समय प्रयोग किए जाते थे। स्वास्तिक देखे हैं ना, ये इस चिन्ह का, अच्छा उल्टा बना दिए, मतलब ऐसा होता है, ये समझ में आ रहा है ना? आप काम चला लीजिएगा। तो स्वास्तिक चिन्ह का भी उस समय प्रयोग किया जाता है। बुने कपड़ों के साक्ष्य मिले थे। तो जब आपको थोड़ी देर पहले ही पता चला कि कॉटन मिला, वहां से कपास मिला, तो कपास से क्या बुने गए? कपड़े, और उस कपड़ों का साक्ष्य भी कहां से मिला? मोहनजोदारो से। दाढ़ी वाले महादेव या पशुपति देवता 2 मिनट पहले बताए थे, इनका भी सिर्फ एक सर वाला हिस्सा मिला, पूरी बॉडी नहीं, सिर्फ सर, इसीलिए इनका नाम दाढ़ी वाला महादेव या बाबा या इसे पशुपति देवता के नाम से उस समय जाने जाते थे। ये इमेज उनकी प्राप्त हुई। कांसे की नर्तकी मात्र 3 इंच की प्राप्त हुई। कांसे की नर्तकी, मूर्ति ही था, नर्तकी की मूर्ति, वो भी कहा जाता है नग्न नर्तकी, उसके ऊपर कोई कपड़ा नहीं पहना गया था, बस इमेज बना दिया गया था। 3 इंच की प्राप्त हुई, एक ब्रॉन्ज डांसर के नाम से उसे जाना जाता है। ये क्वेश्चन 3 इंच की, मतलब इतना ही बड़ा, और कितना आकर्षक होगा उस जमाने में, इतनी छोटी चीज बनाने की कला थी लोगों के पास। कैसे तराशा होगा 3 इंच में इतनी शानदार कलाकृति को। सोचने लगेगा तो सर में दर्द हो जाएगा कि उस समय ये कैसे संभव था। जब तक ईंट ना उखाड़े तब तक ऐसा दिख रहा था। ऐसा लग रहा है ना कि सब में बैरक्स बने हुए हैं, घुसने का अलग स्थान, बनने का अलग। और ये तो हमको लंदन वाली याद दिला रहा है। ये दोनों लंदन में जो उसके टेम्स नदी के ऊपर जो बनाया गया है बांध, बिल्कुल वैसा ही वो नजर आ रहा है। सीमेंट नहीं, उनके पास कोई ऐसी सामग्री थी जो सीमेंट के जैसी थी। सीमेंट नहीं था उनके पास उस समय। सीमेंट की खोज ही तो इतनी बाद में हुई है, कहां से आएगा? 1800 समथिंग, तो 1800 समथिंग में सीमेंट की खोज है। तो समझिए उस समय ज्वाइंट कैसे करते थे। ज्वाइंट ऐसे होता था कि ईंट की बनावट ऐसे रखते थे कि एक ईंट से दूसरे ईंट ऐसे कनेक्ट होते थे, एक के ऊपर ऐसे नहीं रखे जाते थे, ईंटों को ऐसे कनेक्ट किया जाता था और वो इस ढलाई से ज्यादा मजबूत होते थे। ईंटों की बनावट ऐसे रखते थे कि दोनों ईंट एक दूसरे को ऐसे पकड़ ले, और पकड़ के रखेंगे तो पूरी दीवार इतनी मजबूत रहेगी कि तोड़ने से ना टूटे। आजकल वो व्यवस्था अब लाने का प्रयास किया जा रहा है, अभी भी आई नहीं है। देखिए उखाड़ने के बाद कुछ ऐसी स्थिति हो गई। पहले वाला है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अच्छी इमेज बनाई गई कि अगर होगा तो कैसा दिख रहा होगा। उसके बाद है कि जब आदमी ईंटा उखाड़ के लेके चला गया तब क्या हुआ। ये कौन है? पशुपति। फोटो अच्छी है ना इनकी। उस समय इतनी शानदार कलाकृति थी, यही कम बड़ी बात है। ये कुबड़ वाला बैल, और ये कांसे की मूर्ति जो सिर्फ 3 इंच की थी, सिर्फ 3 इंच की बनी हुई थी। सोचने की बात थी कि इतनी छोटी कलाकृति, और वो भी इतना शानदार नमूना ब्रॉन्ज का बना हुआ। कांस्य प्रतिमा कहा जाता है इसे।
बड़ी ध्यान से देख रहे हैं, क्या बात है? याद आ रहा है क्या कुछ जमाने की बातें कि हम भी वहीं थे? इसके बाद आ जाते हैं चान्हुद्रो पे। मन का बनाने का कारखाना चान्हुद्रो से मिला। इसकी खोज किसने किया? मैके ने। मन का बनाने का काम चान्हुद्रो में था, मैके ने खोज किया। बहुत ही सिंपल नाम है। वक्राकार ईंटें बनाई जाती थी। वक्र मतलब जिगजैग टाइप का, ताकि ईंटों को एक दूसरे के साथ ऐसे अटैच किया जाता था जैसे आज भी जाते होंगे जिगजैग वाला ईंट आपको मिल जाता होगा और पेट्रोल पंप के आसपास वो चौखुटा वाला टाइप का दिखता होगा, एक में एक फिट करके लगा दिए जाते थे, ब्लॉक हो जाता था। बिल्कुल वही काम यहां भी होता था उस समय। मेकअप किट, ये सबसे मैंने विशेष चीज थी जो उस जमाने में मिली है। काजल और लिपस्टिक का प्रमाण कहां से मिला? चान्हुद्रो से मिला। तो आज किसी को मिल रहा है तो कौन सी नई बात हो गई है? मतलब ये चर्चा का विषय होना ही नहीं चाहिए। अभी भी पिछड़े हैं लोग, आज भी नहीं, बहुत से लोग नहीं लगाते हैं, उस समय लोग लगाया करते थे। इसके बाद आ जाते हैं दवात, यानी इंक पॉट भी वहां से मिले। और एकमात्र नगर है जिसने सुरक्षा की दीवार नहीं थी, चारों तरफ से ओपन था, क्योंकि ये बिजनेस के लिए जाना जाता था, किसी के लिए बंद नहीं होते थे। तो चान्हुद्रो एकमात्र ऐसा नगर है जिसमें न कोई दुर्ग बनाया गया, न कोई सुरक्षा दीवार बनाए गए, न विशेष व्यक्ति को रखा गया, बल्कि क्या किया गया? सबके लिए ओपन फॉर ऑल, कभी भी आ सकते हैं उसके नगर में, कभी भी जा सकते हैं। व्यापार की दृष्टि के लिए ये ओपन रखा गया था। मन का माने बर्तन, मिट्टी के बर्तन मन का कहलाते थे। बाद में उसको पीजीडब्ल्यू के नाम से जाने गए, चित्रित धूसर मृदभांड बना दिए गए, वो सब नगरीय सभ्यता से मिले। पीजीडब्ल्यू मतलब पॉलिश्ड ग्रे वेयर, इसको चित्रित धूसर मृदभांड कहा जाता है। मतलब मिट्टी के बर्तन को रंग के, पॉलिश करके और बहुत ही शानदार तरीके से लोगों के सामने रख के बेचे जाते थे। और जो अमीर लोग होते थे वैसे फैंसी सामान को खरीदते थे, बाकी तो सिंपल वाला ही खरीद के काम चला लेते थे। आ जाते हैं लोथल पे। किस नदी के किनारे? भोगावा नदी के किनारे। इसको लघु मोहनजोदारो के नाम से भी जानते हैं। मतलब मोहनजोदारो का ही एक छोटा हिस्सा जो बिजनेस के लिए काफी डेवलप हो चुका था, इसलिए इसका नाम मिनी मोहनजोदारो रखा जाता है। सफाई के प्रति ये लोग काफी सजग थे, मतलब अपनी सिटी में साफ सफाई के लिए ही जाना जाता था, क्योंकि विदेशी लोग वहां आते थे अपने व्यापार के काम से। व्यापारिक नगर के नाम से भी इसे जाना गया। बंदरगाह का नाम क्या रखा गया? गोदीवारा बंदरगाह। जो प्रमुख बंदरगाह था उसका नाम गोदीवारा रखा गया। घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं वहां से, इसका मतलब उस समय के लोग घोड़ा का प्रयोग करते थे। और घोड़ा कहां से आता था? ईरान से। घोड़ा कहां से मंगाते? खोल दीजिए, ओपन कीजिए। घोड़ा ईरान से मंगाया जाता था। शतरंज के खेल भी उस समय लोग खेलते थे, इसलिए इस गेम का साक्ष्य भी यहां से प्राप्त हुआ है। 3 युगल समाधि, यानी कि एक साथ 3 लोगों के समाधि बनाकर उस पर ईट वीट खड़ा करके और टॉम बनाने का काम किया गया। 3 युगल समाधि। युगल माने एक साथ या जोड़ा भी कह सकते हैं ना। तो युगल समाधि का कॉन्सेप्ट लोथल से ही देखने को पहली में मिलता है। हाथी दांत से बनी मेसोपोटामिया की मोहर भी वहां से प्राप्त हुई है। इस बात से ये मेसोपोटामिया के मोहर मिलने से ही इस बात का खुलासा हुआ कि लोथल का व्यापार विदेशों से भी होता था, क्योंकि मोहर कहां की मिली? मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया वर्तमान में कहां है? इराक को मेसोपोटामिया के नाम से जाना जाता था। आज वर्तमान में इराक कहते हैं और उस समय मेसोपोटामिया कहते थे। दजला और फरात नदियों के बीच में बसा हुआ एक छोटा सा शहर, शानदार। नदी के नाम भी पूछ सकते हैं मेसोपोटामिया में। ये दजला और फरात 2 नदियों के बीच में है। यहां से चावल के छिलका, यानी उसका जो भूसी तो पूरा महीन वाला होता है, सिर्फ खोइया बोलते हैं ना, खोइया क्या कहते हैं उसको? खोल। चावल का खोल या खोइया या छिलका, वहां से इसका प्रमाण मिला है। अभी तक चावल की बात कोई नहीं कर रहा है, चावल की बात आएगी कोल्डिहिमा में। आगे बढ़ जाए यहां से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सारी बातें स्पष्ट है। आगे देखते हैं। इसके बाद आइए काली बंगन पे। काले रंग की चूड़िया, इसका अर्थ यही होता है, काले रंग की चूड़िया। यहां से जूते हुए खेत और चूड़ियों का साक्ष्य मिला है। खेत की जुताई, इसका मतलब उनके पास फावड़े और हथियार थे। जुताई उसके बगैर तो हो नहीं सकती,
किसी भी चीज का हथियार तो उन्होंने बना लिया ना कि अब इसे हम जोत सके, मतलब दिमाग काम करना शुरू कर चुका था कि खेती के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। देखिए लकड़ी का हल सबसे पहले उन्होंने बनाया, लेकिन वो मजबूत मिट्टी पे नहीं चलती थी। 7 हवन कुंड वहां से मिला है, ऊंट की हड्डियां भी मिली और भूकंप के साक्ष्य भी मिले हैं। कहां से? कालीबंगन कहां पड़ता है? राजस्थान में। तो जूते हुए खेत, और उसका जूते हुए खेत के लिए जो हल का प्रयोग करते थे वो लकड़ी का सबसे पहले कालीबंगा से ही प्राप्त हुआ था। हवन कुंड मतलब किसके लिए प्रयोग होते थे? पूजा प्रक्रिया से संबंधित हवन कुंड, और एक ही जगह 7 हवन कुंड का मिलना, इसका मतलब कि कोई हवन कुंड की प्रक्रिया कई दिनों तक चलती थी। इसका मतलब है 7 हवन कुंड मिलने का मतलब कि एक दिन की प्रक्रिया नहीं थी। जल प्रबंधन व्यवस्था, वाटर मैनेजमेंट, हमने तो अंग्रेजों के बाद आने के बाद बनाया है। उस समय 4700 साल पहले वाटर मैनेजमेंट था उनके पास, जहां सूखा जहां बाढ़ दोनों को मैनेज करके काम चलते थे। बिहार में बाढ़ का आना दुविधा है कि सुविधा? आम आदमी के लिए दुविधा, अधिकारियों के लिए सबसे बड़ी सुविधा। इंतजार करते हैं हर साल का कि बाढ़ कब आएगा। लाइव नहीं ना है, तो कुछ बोल देंगे तो उठवा लेगा लोग, दिक्कत यही है। मैंने ऐसे भी आदमी को देखा है जिसके डिक्की में चढ़ चढ़ के पैर से पैसा दबा दबा के भर के भेजा हुआ, आंखों से देखा हुआ। बाढ़ के पैसे आम आदमी तक कभी पहुंचते नहीं है, अधिकारियों तक ही सीमित होकर वो सारी चीजें खत्म हो जाती है। मतलब ये प्रायोजित है, मतलब बाढ़ आना चाहिए, बाढ़ को रोकने की व्यवस्था किसी के पास नहीं है। वो चाहते हैं कि हर साल बाढ़ आए ऐसे, तो इसको सुविधा कहते हैं, दुविधा नहीं कहते। आप अंदाजा भी नहीं लगा पाइएगा, आज भी हमारे पास वाटर मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है। नहीं तो बिहार हर बार हर साल बारिश के समय में इतने बुरे हालात से नहीं गुजरता। अरबों खरबों का नुकसान होता है सिर्फ बाढ़ की वजह से। कुछ लोग करोड़ों कमाने के चक्कर में गवर्नमेंट के खरबों रुपए का नुकसान करते हैं सरकार का, लेकिन कोई समझ नहीं पाता कि इससे कितना ज्यादा नुकसान होता है। लोगों को रिकवर होने में फिर साल लगता है, और साल खत्म होते होते फिर बाढ़ आ गया, फिर रिकवरी खत्म, ये चलते रहता है। सुनामी का साक्ष्य भी उस समय मिला था, लेकिन लहरें बहुत ज्यादा ऊंची नहीं थी। कहां से? धौलावीरा कहां पड़ता है? हाँ, तो चूंकि गुजरात बिल्कुल समुद्र के किनारे है, वहां लहरों के ऊंचे उठने के भी साक्ष्य मिले हैं। कुछ जगह तक समुद्री पानी और उसका पहुंचना, और बाद में उन चीजों से चेक करना, तो पता चला समुद्र का पानी यहां कैसे आया होगा उतना दूर से। तो अंदाजा लोगों ने लगाया कि उस समय भी सुनामी आया होगा। सुरकोटदा एक स्थल है, यहां से घोड़े, हाथी, भेड़ियां, इनकी हड्डी प्राप्त हुई है। सुरकोटदा, इन सब की हड्डियों के साक्ष्य, इसका मतलब ये सब उस समय में हुआ करते थे। इन सभी जानवरों के साक्ष्य हैं। पत्थर की कीलेबंदी की जाती थी ताकि कोई उसे भेद के तोड़ के अंदर न प्रवेश कर जाए, नुकसान न पहुंचाए आम आदमी को। तो जो किलेबंदी होती थी वो पूरी तरह पत्थर को एक दूसरे पर भारी भारी रख के बनाए जाते थे, जो हिलाने से डुलाने से भी न डुले, और एक दूसरे के साथ पैक। इसके बाद नाम आता है किसका? बनावली का। हाथी के दांत का कंघी यहां से मिला है। आज भी लोग फैंसी लोग थोड़ा सा कहते हैं ना, हाथी दांत वाला कंघी दीजिए, इसके लिए जानवरों को मार दिया जाता है। पोचर्स है ना आज के डेट में, शिकारी मार रहे हैं, क्यों? क्योंकि उससे सामान बनते हैं। तो हाथी के दांत के कंघी उस समय भी मिलते थे, और वहां उस समय भी लोग इसका प्रयोग करते थे। और जौ के कुछ दाने बनावली से प्राप्त हुए, और चावल कोल्डिहवा से। और चावल की खेती का साक्ष्य मेहरगढ़ से। चावल की खेती के साक्ष्य मेहरगढ़ से। चावल मिला कोल्डिहवा से, उसकी भूसी अलग जगह से मिली और उसके खोल अलग जगह से मिले। पता नहीं कौन क्या पूछे, आप पे निर्भर करता है स्थिति। चावल वाला तो पूछता ही पूछता है, लेकिन उसमें दो ही ऑप्शन में, या तो चावल की खेती का साक्ष्य पूछता है या चावल कहां से मिला। खेती पूछा तो मेहरगढ़ पाकिस्तान, और चावल के डायरेक्ट उसके दानों के साक्ष्य पूछे तो कहां पे? उत्तर प्रदेश, कोल्डिहवा। अब आ जाते हैं हम लोग सभ्यताओं पर। बेसिक नाम जो थे मोहनजोदारो से संबंधित वो आपने देख लिया। वैदिक सभ्यता को जरा सा देखिए और समझिए।
वैदिक सभ्यता में क्या क्या चीज थे, तो पहले इसे दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, पिछले दिन भी बताए थे, प्री वैदिक स्टेज और पोस्ट वैदिक स्टेज। ये डेट बिल्कुल सही है। 1500 से 1000 बीसी के बीच के काल को ऋग्वैदिक काल कहा जाता है और 1000 से 600 के बीसी के काल को ऋग्वैदिक काल में जो वेदों का उल्लेख आपको मिलता है वो सब इसी काल के हैं, ऋग्वैदिक काल के। चार प्रमुख वेद, यजुर्वेद, पहले यजुर्वेद के पहले ऋग्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन चार वेद की जानकारी मिलती है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में अंतराजी खेरा एक प्लेस का नाम है जहां से लोहे के उपयोग का पहला साक्ष्य मिला था। पहला धातु इंसानों ने कौन सा प्रयोग किया था? तांबा। पिछले दिन जो बताए थे वो ध्यान रखिएगा। और लोहे के उपयोग का साक्ष्य उत्तर वैदिक काल से मिलता है, लेकिन कहां से? अंतराजी खेरा से। अंतराजी खेरा कहां पड़ता है? एटा। एटा कहां है? यूपी में ही है, कहीं दूर नहीं है, यूपी में ही है। इसके बाद कौन आ गए भारत में? आर्यों के बारे में क्या कहा जाता है? इनसे ज्यादा सभ्य और इनसे बर्बर धरती पर कोई प्रजाति नहीं थी। सभ्य किस मामले में? क्योंकि हर चीज के बारे में बहुत सही ज्ञान रखते थे और नेचर की बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते थे, हर चीज की। जैसे आज के जमाने में ये होते और ये पंखे को देखते तो कहते गुड मॉर्निंग। चप्पल, जूता, सामान, पेड़ पौधे, हर चीज को नमस्कार करते थे। ये थे इनकी सभ्य होने का परिचय। लेकिन इनके बर्बर होने का परिचय इस रूप में मिलता है कि अगर किसी गांव में हमला कर दिया तो एक जानवर तक जिंदा नहीं रहता था, सबको मार के खत्म कर देते थे। अगर कोई गलती से कहीं छुप के बच गया है तो जाते जाते पानी के स्रोत में जहर मिला के वहां से जाते थे कि अगर कभी भी निकलेगा पानी पिएगा मरेगा, उसको बचना नहीं चाहिए। तो आर्यों के आगमन का सुन के या युद्ध का सुन के गांव के गांव पहले ही खाली हो जाया करते थे, इतने बर्बर थे। और सभ्यता के मामले में देखें बहुत सभ्य भी थे, नेचर की पूजा करते थे, बहुत ज्यादा हर चीज को मानते भी थे। तो ये है आर्यन, हमारे पूर्वज, मतलब हिंदुस्तानी लोगों के पूर्वज। आर्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1853 में किसने किया? मैक्स मुलर। कहां कराने वाले थे? जर्मनी के बहुत बड़े इतिहासकार हैं मैक्स मुलर। सेंट्रल एशिया यानी कि हिंदुस्तान, चाइना, जापान, इन सब पर रिसर्च करने वाला पहला आदमी यही है। सेंट्रल एशिया पर स्पेसिफिक रिसर्च था इनका, जिसको मध्य एशिया कहा जाता है। मैक्स मुलर जर्मनी के रहने वाले थे। कुछ नई बात बता दिए हैं क्या? तो आर्य शब्द का प्रयोग 1853 में सबसे पहली बार हुआ था, जब यहां रेल कारखाना लग रहा था, रेलों की व्यवस्था भारत में हो रही थी, उस समय की बात है। आर्य का अर्थ क्या होता है? मतलब अपने आप को बेस्ट बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते थे कि कहीं नाम आए तो सिर्फ मेरा आना चाहिए। मैक्स मुलर मध्य एशिया पर रिसर्च करने वाले पहले व्यक्ति थे। एडवर्ड मेयर पामीर के पठार पर रिसर्च करने वाले व्यक्ति माने गए। एडवर्ड मेयर। पामीर का पठार कहां है? तिब्बत में। पेनका और हर्ट ये दो व्यक्ति थे जो उनके साथ रिसर्च में थे। दोनों कहां के थे? जर्मनी के रहने वाले थे। ये नाम जरूरी नहीं है, एक ही नाम है मैक्स मुलर। मध्य एशिया पर रिसर्च करने वाले प्रथम व्यक्ति में से जाने जाते हैं। आर्यों के आगमन के बारे में सबसे पहली बार रिसर्च इन्हीं का पब्लिश हुआ, मतलब लोगों के बीच पता चला। दयानंद सरस्वती, इनका संबंध तिब्बत से क्यों? क्योंकि ये एक संत थे और तिब्बत में उपदेश के लिए गए हुए थे, इसलिए कोई व्यक्ति जो तिब्बत तक गया था, दयाराम साहनी उसमें सबसे प्रथम आते हैं। गाइल्स हंगरी तक गए हुए थे, तिलक उत्तरी ध्रुव तक गए हुए थे। ये वो लोग हैं जो उस समय सबसे लंबी दूरी को तय करके एक स्थान से दूसरे स्थान अपनी बात को रिप्रेजेंट करने गए थे। वैसे ही 1893 में शिकागो भी गए हुए थे स्वामी विवेकानंद। तो अलग अलग स्थान पर अलग अलग लोग किस मकसद से गए थे उस बारे में है। आर्यों का पंचजन क्या कहलाते हैं? पंचजन मतलब 5 जन मिलकर जिससे आर्य का निर्माण होता है वो है, सबसे पहला, दूसरा जन, तीसरा विश, चौथा ग्राम और पांचवा। सबसे बड़ी इकाई क्या होती थी? ये क्वेश्चन 3 बार पूछ चुका है कि विश को क्या कहते हैं। मतलब पंचजन की एक इकाई है, बस यही आंसर होता है। विश क्या है? पंचजन की एक इकाई। मतलब मुझे लगता है साल 2 साल के अंदर ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है बिहार में ही, अलग अलग एग्जाम में। विश कौन सा? ये वाला
इच्छा की बात नहीं कर रहे हैं, ये विश लिखा हुआ है, हिंदी नाम ही है, इसका अंग्रेजी रूपांतरण नहीं कर सकते। पूछा जाता है कि विश, आर्यों ने जो चर्चा की, विश ये निम्नलिखित में से क्या है, तो एक पंचजन है और कुछ नहीं, मतलब 5 प्रमुख तत्वों में से उनका एक तत्व है विश, ये ध्यान रखा गया। तो राष्ट्र, इससे छोटा जन, जन से छोटा विश, विश से छोटा ग्राम और सबसे छोटा कुल, इनको श्रेणी में ऊपर से नीचे घटते क्रम में सेट कर सकते हैं। याद रहेंगे, रखना ही पड़ेगा। अब इसके बाद आ जाते हैं पूर्व वैदिक काल की विशेषताओं को लेकर। पूर्व वैदिक काल में 2 तरह के लोग होते थे, मांसाहारी और शाकाहारी खाने वाले लोग, और इनके बीच में एक और प्रजाति आ गई, सर्वाहारी। खाद्य पदार्थ को क्या कहा जाता था उस समय? अब जो नाम शुरू होता है इससे क्वेश्चन आते हैं, किस चीज को क्या कहा जाता था इतिहास में? गेहूं का नाम जानते हैं क्या? गेहूं को प्राचीन काल के इतिहास में किस नाम से जाना जाता था? आधा लोगों को जानकारी ही नहीं है। गोधूम कहते थे, गोधूम सुना था पहले वर्ड। अनेक शब्द हैं, उनके नाम हैं, कोई भी पूछा जा सकता है। यवांगू किसको कहा जाता था? जौ के दलिया का नाम यवांगू था। और यव किसको कहा जाता था? जौ को। धन्व किसको कहते थे? 20 बार से ज्यादा बीपीएससी और बिहार पुलिस दरोगा में क्वेश्चन आ चुका है, 20 बार से ज्यादा। धन्व किसको कहा जाता है? मरुस्थल को। अघन्य गाय को कहा जाता था, वो गाय जिसकी कोई हत्या नहीं कर सकता। गाय 2 तरह के थे, एक जो बलि में प्रयोग किया जाता था और एक वो जिसका कहीं भी मतलब उसके बलि देने का कोई प्रमाण कहीं नहीं है, उसका नाम क्या रखा गया था? अघन्य। इसको ब्राह्मण गाय भी कहा जाता था, इसकी प्रजाति एकदम छोटी छोटी होती है, भैंस की तरह बहुत लंबे चौड़े नहीं होते हैं। इस गाय का नाम है ब्राह्मण गाय, इसकी प्रजाति छोटी, कभी उससे बड़ा हुआ ही नहीं, देख के लगेगा हमेशा कि बच्चा है, मतलब नाटी गाय। अभी भी है, अच्छा पहाड़ी गाय बोलते हैं। अब एग्जैक्ट नाम नहीं पता, लेकिन इतिहास पढ़ने से जानकारी मिला कि उस समय उस साइज की गाय उस समय हुआ करती थी, और उस गाय को कोई मार नहीं सकता था या उसकी बलि भी संभव नहीं थी, पूजा भी की जाती थी और उसके दूध को बहुत पवित्र माना जाता था, आज भी माना जाता है। परावत किसको बोलते थे उस समय? परावत माने पर्वत मत कर लीजिएगा, परावत माने समुद्र। वेकनाट माने सूदखोर, यानी जो पैसे सूद पर लेता और देता था उसको क्या कहा गया उस समय? वेकनाट। उर्वरा किसको कहा गया? कृषि की भूमि को। और सूरा या सोमरस, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है। सोमरस पवित्र पेय पदार्थ माना जाता था कि देवता पीते हैं तो हम क्यों न पिए। देवताओं का प्रिय पेय पदार्थ क्या था उस समय? सोमरस था, उसको सुरा भी कहा जाता था। वप्ता किसको कहते थे? और वस्त्र, मृग चर्म को वस्त्र कहा जाता था उस समय। सूत और ऊन दोनों मिला के तैयार किए जाते थे उस समय के वस्त्र। भाषा कौन सा प्रयोग होता था? संस्कृत। अब इसमें ऋग्वैदिक कालीन कुछ नदियों के नाम है जिनके पुराने नाम अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। पुराने नाम पूछते हैं ना, जैसे काबुल का पुराना नाम, सिंधु का सिंधी पूछता है, हिरव आज तक नहीं देखा गया, वो दूसरा नाम है। झेलम को वितास्ता, वितास्ता का युद्ध सुना? हाइडेस्पीज वितास्ता एक युद्ध का नाम है ना, किसके साथ हुआ? अरे सिकंदर के साथ हुआ था, राजा पोरस, यही नाम है ना वितास्ता का युद्ध। सारे इतिहासकार आज इतिहास पॉकेट घर में भूल के आ गए थे क्या? अरे वही है, झेलम को ही तो वितास्ता कहते हैं। युद्ध का नाम क्या रखा गया? वितास्ता का युद्ध। राजा पोरस और सिकंदर के बीच लड़ी गई, तो ये वितास्ता नदी के नाम पर है झेलम, और इसी के नाम पर युद्ध का नाम रखा गया था। स्वात किसको बोला गया? सुवस्तु नदी को स्वात कहा गया। चिनाब का नाम आस्किनी। गंडक का नाम, गंडक कहां है? अरे उद्गम स्थल कहां है? नेपाल। नेपाल में कहां? इतना गंदा है कि वहां भैंसा लोटल नाम रख दिया गया है उसका। भैंसा लोटल से निकलता है गंडक नदी। और आगे से तो नेपाल में ही भैंसा लोटल है ना, और कहां है? चंपारण के साइड में आता है, तो उद्गम वही है ना नजदीक में।
15 किलोमीटर आगे। इसका मतलब अब इस बार हमको टिकट करके जाना पड़ेगा, देख के आएंगे। गंडक का नाम सदा नीरा, घग्गर नदी का नाम ध्वसदती या सरस्वती, इसी के नाम को कहा गया। रावी को परुष्णी नदी कहा गया। परुष्णी, ये मतलब गिनती नहीं है मेरे पास कि कितनी बार आया होगा। रावी नदी का पुराना नाम क्या था? परुष्णी नदी। गोमती का गोमल, और व्यास नदी का ये भी पूछ चुका है। अभिपाषा तो नाम याद रहेगा ही, क्यों? अच्छा, विपाशा बासु की वजह से नाम याद रहेगा। सतलज का नाम क्या रखा गया? शतुद्री। कुर्रम क्रीमू, क्रीमू, उसका पुराना नाम क्रीमू रखा गया। सतलज इंपॉर्टेंट है, कुर्रम इंपॉर्टेंट नहीं है। तो कुछ नाम देख के लगेगा कि ये कई बार सुना हुआ है, उसी को देखिएगा। जो एकदम नया सा लगे भूल जाइए, उसकी जरूरत आपको नहीं है। ऋग्वैदिक कालीन समाज की विशेषताएं क्या थी? ऋग्वेद तक आते आते समाज क्या बन गया? पूरी तरह से पितृसत्तात्मक हो गया। भाषा प्रयोग संस्कृत, प्रमुख देवता के नाम बस। प्रमुख देवता इंद्र थे, और कौन थे? यहां देख के मत बताइए, और पहले से कौन सा जानते हैं? उत्तर वैदिक काल में प्रजापति आए थे, ऋग्वैदिक काल में इंद्र सबसे प्रमुख थे, बारिश के देवता। एक और थे आग के देवता, सूर्य देवता को मानते थे। और एक और कौन से? अग्नि देवता तो हो ही गया, कितनी बार? सोम देवता। 3 देवता प्रमुख थे, आग के देवता, पानी के देवता और सोम देवता। इन 3 का नाम सबसे ज्यादा उल्लेखित इतिहास में आता है। पूर्व वैदिक काल में जो साक्ष्य मिला, ये बोगसगोई अभिलेख से मिलता है। बोगसगोई कहां पड़ता है? तुर्की देश में पड़ता है, वहां से साक्ष्य मिला था। मतलब हिंदुस्तान के लोग उस समय कहां नहीं गए थे, लगभग दुनिया के आधे हिस्से में किसी न किसी रूप में ट्रैवल कर चुके थे। कस्सी अभिलेख कहां से मिलता है? ईरान से, वहां भी जा चुके थे। तुर्की यूरोप में पड़ता है और ये एशिया में पड़ता है। बस अफ्रीका की चर्चा कम मिलती है, यूरोप और एशिया की चर्चा अच्छा खासा मिलता है पुराने इतिहास में भी। जो भक्षी होते थे वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों का सेवन करते थे, उसे क्या कहा गया? और जो इंसान को खाए उसको क्या कहते हैं? नर माने खाली पुरुष होता है, इंसान नहीं होता। जो पुरुष को खा जाए उसे क्या कहते हैं? नरभक्षी। नर माने पुरुष, वो महिला को नहीं खाते। ऋग्वेद में आर्य शब्द का प्रयोग 33 बार, इंद्र देवता का शब्द का प्रयोग और अग्नि शब्द का प्रयोग, विष्णु देवता का प्रयोग और शिव का प्रयोग, क्योंकि शिव उस समय प्रमुख देवता के रूप में नहीं माने जाते थे। अभी और भी है। इंद्र और अग्नि, सोम, ये सबसे ज्यादा प्रमुख थे। सिंधु नदी का प्रयोग उस समय कितनी बार आया? 55 बार सिंधु नदी शब्द का प्रयोग हुआ। यमुना और गंगा केवल 1 बार। ये गंगा का क्वेश्चन 2 बार आ चुका है कि गंगा कितना बार, तो लोगों को लगता है सबसे ज्यादा पवित्र नदी गंगा, तो सबसे ज्यादा बार इसी का नाम आया होगा। गंगा का नाम सिर्फ 1 बार, चूंकि वो उस समय प्रमुख नदी के रूप में नहीं थी। ये तो जब वो पूरी तरह से बचे खुचे लोग छोड़ के आ गए, यूपी से कनेक्ट हुए, तब ना देखा कि गंगा एक और नदी है जो बहुत ही जीवनदायी नदी के रूप में जाना गया। तो सिंधु घाटी समाप्त होने के बाद गंगा के नाम स्पेशली आने लगा था। तो ऋग्वेद में इसका नाम कितनी बार उल्लेखित है? 1 बार। सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी उस समय मानी जाती थी, 50 बार उल्लेख इसका आता है। लेकिन सरस्वती नदी धीरे धीरे क्या हो गई? पूरी तरह से सूख के एक नाले के रूप में पतला सा हो गया। थोड़ी बहुत पानी कभी कभी उससे बहती हुई नजर आती है। अब ऋग्वैदिक साहित्यों के बारे में जानेंगे। उपनिषद, कितना टाइम हो रहा है? नहीं तो पता चले कि पेट फट जाएगा एक ही दिन में इतना खा पी के। अभी थोड़ा सा सेक्शन और बचा हुआ है, साहित्य कर लेंगे। उसके बाद 2-3 धर्मों के बारे में विशेष चर्चा है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म और शैव धर्म तो आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, उसकी जानकारी नहीं। 2 ही की चर्चा करेंगे, बौद्ध और जैन। तो वैदिक साहित्य अगले क्लास में हम देखेंगे। अभी तक बातें समझ में आई है? आज याद करने वाला पॉइंट सबसे ज्यादा है, तो उसको 2 बार 3 बार एक जाके घर पे जरूर देखिए, आपको क्लियर होने लगेगा। और कोई डाउट लगे तो बताना है।